तो समन सिस्टम में क्या है कि मेहनत बहुत ज्यादा है, यानी पढ़ना पड़ेगा, एकजुट रहना पड़ेगा। तो समन सिस्टम में मेहनत ज्यादा है और रिजल्ट और भी ज्यादा है, मतलब रिजल्ट मतलब बहुत ही ज्यादा है, काफी टाइम तक स्टेबल रिजल्ट है अगर हम इसको फॉलो करते हैं। और इसका जो है उदाहरण देखा जाए तो अशोक, जो अशोका है, सम्राट अशोका महासमय, उन्होंने भी मतलब करके दिखाया है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमें मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई शक नहीं कि हम कम मेहनत से तो काम चलेगा नहीं, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। लेकिन इतना पक्का है कि रिजल्ट हमें बहुत ज्यादा मिलेगा और बहुत स्टेबल मिलेगा, और लोगों ने देखा है कि स्टेबल मिला भी है अब तक रिजल्ट, जब जुड़े हैं तब तक जीते भी हैं। तो देखिए, झूठ और मक्कारी तो कभी खत्म होने वाली नहीं। ये भी एक सत्य है जो कि हमें मान के रखना पड़ेगा। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि सर्वजन, कभी बुद्ध ने सर्वजन नहीं बोला है, हमेशा जो सिस्टम बताया भोजन हिताय भोजन सुखाय सुखाय का सिद्धांत फॉलो किया, वो इसीलिए किया है कि उन्हें पक्का है। और गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, समन शंकर, शुक्रिया। आज जो मुझे समन शंकर मेन कॉन्सेप्ट के लिए चुना है। तो मैं बैंगलोर से अनुरंजन, मैं आईटी में जॉब करता हूँ। मैंने पहले भी कई कंसेप्ट दिए हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं कुछ कुछ चेंज रखता हूँ ताकि जो है मतलब आइडिया लगे नई चीज़ों में क्या चल रहा है और किस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, या फिर लोग किस तरह से चीज़ों को चेंज करते हैं। तो कुछ कुछ हिस्ट्री भी मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए कि समान और वमन के सिस्टम में क्या रहा, क्या ट्रेडिशनली डिफरेंस रहा, या फिर कैसे वमन हमारे सिस्टम में को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, हमारे लोग उनसे क्यों चिपके हुए हैं। तो एक्चुअली जो सिस्टम है वो संवैधानिक सिस्टम है जो हमारा इस समय चल रहा है। लेकिन उस संविधान की अगर देखा जाए कि कितना वो यूजफुल है, वो तभी यूजफुल माना जा सकता है जबकि हमारे लोग या सभी लोग जो भी उस संविधान के अंतर्गत आते हैं, संवैधानिक सीमा के अंतर्गत आते हैं, यदि वो सारे के सारे लोग अगर उन्नत हैं, खुशहाल हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, अ, या फिर मेंटली एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही अच्छे हैं, तब हम उस चीज को प्रोग्रेसिव मान सकते हैं, प्रगतिशील मान सकते हैं और सोच सकते हैं कि ये कार्यकारी साबित हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि भले हमारे पास दुनिया का बेस्ट संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो है हम उसको सही साबित करने में हम विफल रहे हैं, सफल नहीं है हम लोग। कि हम अपने जो है पंक्ति में लास्ट का जो व्यक्ति खड़ा है उसको अगर हम टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोग जो है संविधान की जो मूल भावना है उसके थ्रू नहीं जा रहे हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जैसे भारत में लोग करते क्या है, डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। अब पहले भी एक्चुअली ऐसा नहीं, इंडिया में सभी देशों में, जैसे कि वामपंथी हैं चाइना में, रशिया में, ये भी डिक्टेटरशिप के रास्ते पे चला गया है एक तरह से। लेकिन कुछ चीजों में ये बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको आप देखोगे कि वो सुपर पावर बनते जा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं कि डेमोक्रेसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं हमारे सिस्टम में। डेमोक्रेसी को बदनाम करने से मतलब है कि अपने संवैधानिक जो मूल सिस्टम है उसको ही हम पंचर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कैसे करते हैं, हमारे सिस्टम में कैसे चलता है, जैसे चाइना के बारे में अगर बात करें तो चाइना 800 बिलियन जो है एजुकेशन पर खर्च करता है, और हर इंडिया में हम लोग 8 बिलियन भी ठीक से एजुकेशन पर खर्च नहीं करते हैं। और हम जो है डेमोक्रेसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, किस रीजन से, कि चाइना के पास डेमोक्रेसी नहीं है, इसीलिए वो हमसे आगे है, इसीलिए वो एक सुपर पावर के जैसा बन रहा है। लेकिन हम इस चीज को नहीं देखते हैं कि 800 बिलियन जो है वो खर्च करने को तैयार हैं सिर्फ रिसर्च एजुकेशन फील्ड में। और हम जो है लाखों स्कूल हमने बंद कर दिए हैं रिसेंटली। लाखों स्कूल जो जो कि घर घर छोटे छोटे बच्चों को जो एजुकेशन के रास्ते पे लाते हैं, हमने वहीं से उनको रूट से, जड़ में ही हमने वहां पर बंद करना शुरू कर दिया है। तो ये सोचने की बात है कि हम अपने आप को कितना कमजोर कर रहे हैं। अगर हम जो है अपने आप को कमजोर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब जो जो ताकतवर होगा, जो आगे सामने खड़ा होगा, वो हमारे ऊपर हंसेगा और हमें अपने हिसाब से मजबूरन जो चाहे कराएगा, जैसे टैरिफ लगाएगा, कभी कुछ करेगा। तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है संवैधानिक दृष्टि से? डेमोक्रेसी का मतलब है कि सबकी इच्छा, सबका हिस्सा और सबके सुख की बात हो और इसकी गारंटी हो। जब हम वोट देने जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा हिस्सा है, यानी हमारी राजी गैर राजी पूछी जा रही है कि हम कहाँ क्या करना चाहिए। अगर ये वोट हमारा हट जाए तो इसका मतलब हमारी और हमारे सिस्टम की, हमारे ग्रुप की, हमारी जाति की, हमारे धर्म की, हमारे सिस्टम की जो है कोई वैल्यू नहीं है, और उसकी कोई भी इच्छा का कोई सरोकार नहीं है। इसका ये मतलब होता है। तो देश को जो है अगर देखा जाए तो खोखला कैसे बनाया जाता है? देश को खोखला बनाने के लिए सबसे पहले उसका एजुकेशन सिस्टम खराब करो। दूसरा फिर क्या करो, अलगाव पैदा करो। अलगाव का मतलब किसी भी रास्ते से ग्रुपिज्म तैयार करो, अलगाववाद, आपस में तनाव करो। अगर हम इसी काम में लगे रहेंगे तो रिसर्च पेटेंट्स जो फाइल करते हैं दूसरे कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज, और ये अभी चाइना, रशिया, ये सभी जो बहुत ज्यादा आर्म्स पे वर्क कर रहे हैं, क्यों आगे हैं? इसीलिए आगे हैं क्योंकि इन्होंने इस पर खर्च किया है। हमने किस पर खर्च किया है? हमने जो है झूठ फैलाने में खर्च किया है, जिसकी वजह से आज हमारा भारत जो है अगर देखा जाए तो काफी मतलब हालात उसके बिल्कुल सही नहीं है। सभी देशों से आयात निर्यात में इश्यू आ गया है पूरी तरह से। इवन नेपाल भी जो है चाइना की तरफ जा रहा है।
तो ये सब क्या है, इस सब के पीछे जो रूट कॉज है वो है जुड़ना और जोड़ना। हम अपने अंदर जितना अलगाव रखेंगे, हम जितना तितर बितर रहेंगे, उतना ही हम कमजोर होते चले जाएंगे। ये एक सीख है एक्चुअली, ये आज के टाइम की सीख है। मतलब अगर देखा जाए तो 2025 की सीख है, 2025 2026 की। तो जो सीख है हमने जो ली है वो एक डेढ़ साल में ये सीख लिया। तो कई जगहों पर जो है, अब देखोगे कई जगहों पर गवर्नरों की मीटिंग होती है, और उनका फंडा बिल्कुल साफ रहता है। उनका फंडा क्या है? बमणता। वो कहते हैं सब बराबर नहीं हो सकते। जैसे पांचों उंगली बराबर नहीं हो सकती, तो क्यों बोलते हैं वो पांचों उंगली बराबर नहीं हो सकती? हमें समझाते हैं पांचों उंगली बराबर नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि बराबरी नहीं चाहिए, यानी कि वो अपने आप को श्रेष्ठ रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्लूज है देखने वाला, वो क्लू ये है कि वो विविधता को बराबरी से कंफ्यूज कर देते हैं। विविधता को बराबरी से कंफ्यूज कर देते हैं। विविधता में एकता भारत की पहचान है, वो विविध होने को ही अ, बोल देते हैं कि वो जो है चीजें इक्वल नहीं है। तो पर वो ये एक चीज और नहीं बताएंगे कि पांचों उंगली अगर मिल जाए तो एक मुट्ठी बन सकती है, एक ताकत बन सकती है, वो ये बात नहीं बताएंगे। और तो और वो उंगली काटने पर भी जोर नहीं देंगे कि हम SC ST या OBC किसी एक धड़े को काट के अपने सिस्टम से अलग करना है, वो ये भी नहीं करना चाहेंगे। बट वो ये बताते रहेंगे कि पांचों उंगली बराबर नहीं है। हमें वो उतना ही बताएंगे जितने में वो चीज दिखने में सही लगेगी, लेकिन एक्चुअली में वो उसका रिजल्ट जो है वो उनके फायदे में जाएगा, ना कि हमारे फायदे में जाएगा। तो ये कुछ कुछ चीजें समझने वाली हैं। और संविधान के हिसाब से देखा जाए तो लास्ट आदमी तक, लास्ट इंसान तक अगर हम चीजें नहीं पहुंचा पा रहे, एजुकेशन, हेल्थ, सुरक्षा, वायु, एयर। अब देखिए गुड़गांव साइड में जाए नॉर्थ में, मैं तो खैर साउथ में रहता हूँ, वहां पर कुछ दिनों के लिए गया था, तो ब्रीदिंग भी बहुत मुश्किल पड़ रहा था क्योंकि मैं अचानक गया था वहां पर। तो देखने में हमें जो है अच्छी हवा पानी मिल जाए, ये भी एक तरह से लग्जरी सिस्टम हो गया है कि इतना मिल जाए तो बहुत बड़ी लग्जरी की बात है। तो हम और हरा हमें धीरे धीरे आदत डाल दी गई है इस तरह के धुएं को खाने की। इसी तरह से हमारे अंदर कुछ कुछ चीजें डाली गई हैं, जैसे जाति का अभ्यास डाला गया है। जाति का अभ्यास डालने का क्या मतलब है? ताकि हम तितर बितर रहें, बिखरे हुए रहें। तो कुछ कुछ चीजें जो हमारे अंदर धीरे धीरे जाती रही हैं, उसकी वजह से हमें वो अडॉप्ट कर लेते हैं। हमको लगता है कि ये चलता है। जो चलता है वाली बात से हम धीरे धीरे इतने आगे चले जाते हैं कि हम अपना हित, अपने हक भूल जाते हैं। तो ये जो है एक जैसे मजे की बात यह है कि किसी भी देश में मतलब बराबरी की बात करें तो हमारे देश में संविधान में लिखा है कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब अवसर सबके समान होने चाहिए, पांचों उंगली की बात नहीं होनी चाहिए। अवसर सबको समान मिलने चाहिए, कानूनी व्यवस्था सबको समान मिलनी चाहिए। लेकिन वही जो मैंने बोला, मजे की बात यह है कि हर एक देश में, किसी भी देश में, ये दोनों ही चीजें, जो ताकतवर होता है उनके लिए अलग होती हैं, और जो ताकतवर नहीं है उनके लिए अलग होती हैं। अच्छा, तो डेमोक्रेसी को साथ साथ मैंने एक चीज और बताई कि हमारे धर्म में जो है सेकुलरिज्म सिस्टम है। जैसे हमारे इसमें संविधान में सेकुलरिज्म सिस्टम है। पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, जो भी बोले, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से एफिलिएट नहीं करूंगा। ये सभी को मैं रेस्पेक्ट करूंगा। चाइना में एक रिसर्च हुई थी 2023 में, PEW रिसर्च सेंटर स्टडी जो फाउंडेशन है, वहां उन लोगों ने की थी। वहां चाइनीज के 93% जो अडल्ट चाइनीज हैं, 2023, मतलब एक तरह से उसमें जैन जी भी इंक्लूड है, अगर देखा जाए तो उन सभी लोगों ने बोला था जोंगयाओ और जिंगयांग। मतलब यह है कि नो रिलीजन एफिलिएशन, मतलब उन्होंने अपने आप को रिलीजन से टैग करने से मना कर दिया। मतलब बुद्धिज्म से भी टैग नहीं कर रहे हैं वो अपने आप को। बुद्धिज्म वहां पर 13 से 18% बुद्धिज्म है, बुद्धिस्ट लोग हैं। तो जिनके जो पेरेंट्स वगैरह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग, उन्होंने उससे भी अपने आप को टैग नहीं किया। क्रिश्चियन भी है 2%, 1-2% मुस्लिम भी है वहां पर। तो 93% आप सोचिए कि जब जब देश जो है धार्मिक कट्टरता की तरफ बढ़ता है, तो उसका हालत कैसा हो जाता है। जैसा कि आज के टाइम में मुस्लिम कंट्रीज का हो रखा है कि मतलब कहीं कोई भी उठा लेगा, प्रेसिडेंट को भी उठा लेगा, किसी को भी कर लेगा। सब ताकत है उनके अंदर, सब कुछ पावर है, लेकिन जोड़ो और जोड़ो वाली सिस्टम में थोड़ा सा भी छेद हो गया, तो मतलब दूसरा आराम से ताक लगाए बैठा है और वो उठा लेगा सिस्टम को। अभी आपने देखा होगा कि नेटो, मुस्लिम नेटो बन रहा है। क्यों बन रहा है? 43% जो ऑयल है पूरे वर्ल्ड का, वो उनके पास है। और वो उनके आपस में लड़ने की वजह से, एकजुट ना होने की वजह से, उनके अंदर संघ संघ न बनने की वजह से, उनको उनको बिखर के रखने की वजह से, वो क्या हाल हो गया है उनका कि वो जो है अपने ही, मतलब अपने ही सिस्टम को नहीं संभाल पा रहे हैं किसी तरीके से। जैसे अपने ही लोगों को सिस्टम को नहीं संभाल पा रहे हैं, मतलब अपने ही लोगों को सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि मुस्लिम नेटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे यूरोपियन नेटो आपने देखा होगा, यूरोपियन नेटो जो है ये इतना शक्तिशाली बना है कि जिसकी वजह से जो अमेरिका अभी ग्रीनलैंड को पकड़ के कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इधर इन लोगों ने अपने आप को जोड़ के रखा, जो ये भी एक संघ बना, यूरोपियन नेटो। तो जहां जहां लोग अपने आप को जोड़ के रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, वहां वहां पर क्या होता है, दूसरा जो है हमला करने वाला या दूसरा दूसरे के हकों को मारने वाला है, वो पीछे हटने लगता है। तो जो देश धार्मिक कट्टरता की तरफ चले गए हैं वो बर्बाद हो गए हैं। कट्टरता में एक चीज और आती है, व्यक्तिवाद। अगर इंसान एक ही व्यक्ति को उसी के हिसाब से फॉलो करे, उसी के सिस्टम को मैनेज करे और वही आगे रहे, और बाकी लोग थोड़े पीछे होते चले जाए, वो सिर्फ आंख बंद करके उसको बिलीव करते चले जाए, तो वो भी एक तरह से कट्टरता के रास्ता चला जाता है, वहां वो कट्टरता वाले सिस्टम में चले जाते हैं। लेकिन सबको मजबूत करना, मतलब सबको बोले तो सबको, जो अपनी अभिव्यक्ति भी नहीं दे रहा है, जैसे बाबा साहब को बोलते हैं कि मूक नायक।
तो जो बोल भी नहीं रहा है उसके लिए भी हम लोग अगर आवाज उठाएं, उसे भी अपनी मुट्ठी में शामिल करें। छिंगलो उंगली जो होती है, जो लिटिल फिंगर होती है, उसको भी अपने साथ संभाल के रखें, मुट्ठी बनाएं, तभी हमारी मुट्ठी में दम रहेगी। तो ये एक चीज है जो कि व्यक्तिवाद और संघवाद की डिफरेंस में अगर देखा जाए तो आएगी। क्योंकि जब जब हम संघवाद की ओर जुड़ते हैं, चाहे नेटो बना है, यूरोपियन चाहे ये बन रहा है, चाहे हम भारत को भी एक संघवाद की तरह से देख रहे हैं, जिसमें हमने 500 से ऊपर जो है छोटी छोटी रियासतों को एक करके इंडिया बनाया, वरना सारे के सारे अपने आप में अलग कंट्री बनना चाह रहे थे। तो जब जब हम इकट्ठा होते हैं तब तक जो है हम फायदे में रहते हैं, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको कोई और छीन नहीं पाता। इस समय समर सिस्टम जो है, समर लोगों के रिसोर्सेज क्यों छिन गए हैं? क्योंकि वो इकट्ठा नहीं है। तो हम समर संघ में क्या करते हैं? हम मुट्ठी बन जाने की बात करते हैं, जोड़ो और जोड़ो की बात करते हैं, संघवाद की बात करते हैं। इतिहास गवाह है, जो बिखरा बिखर के रहा है वो बिखरता चला गया। तो बिखरे हुए लोग कभी भी एकजुट लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। पुराने समय में जैसे डकैत होते थे, घोड़े पर इकट्ठे होकर आते थे और बिखरे हुए तमाम गांवों को लूटपाट करके तितर बितर कर जाते थे। क्या डकैतों की संख्या गांव वालों से ज्यादा होती थी? नहीं। तो बमन जो है सारे हकों को कैसे लूट ले जाता है? क्योंकि वो एकजुट है। एकजुट रहने वालों का बुद्धिबल भी ज्यादा हो जाता है। जैसे मैं आईटी में हूं, तो बुद्धिबल जब हम लोग एकजुट रहते हैं तो एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं अपने विचारों को, नॉलेज को। तो बुद्धि एक दूसरे की बढ़ती है, जानकारी मिलती है, कुछ कुछ जैसे रिसर्च हुई, कहीं कहीं कुछ जानकारी बढ़ी, तो हम सबकी जानकारी बढ़ती है। तो वो जो बिखरे हुए लोगों के स्कूल कॉलेज जो है बंद कराने का काम है, ये इसीलिए करते हैं ताकि वो एजुकेशन उनका सिस्टम खत्म हो जाए। लेकिन वो वहां क्या करते हैं? स्कूल कॉलेज भले बंद कराएं, लेकिन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजा ये सब चीजें नहीं बंद कराएंगे। वो खोलने की कोशिश करते हैं और उसमें जो है पैसा डालने की कोशिश करते हैं, मतलब लोगों से पैसा डलवाएंगे और पैसा निकालने की जो चाबी होती है वो उनके पास होती है। तो ये सोचने वाली बात है। जैसे हमारे सामने भी हमारे यहाँ भी पड़ोसी हैं जो जो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, इस्कॉन में जाते हैं टेम्पल में हर। तो जो कृष्ण के वो क्या है, उनको बताया गया यदुवंशी हैं, कृष्ण जो है यदुवंशी थे। और सभी यादव को कृष्ण मंदिर में, इस्कॉन में फंसा के रखने की बात हो रही है, और चलते भी जाते भी हैं। लेकिन उनके लिए वो स्कूल कॉलेज अस्पताल भी सब नहीं बनाएंगे इस्कॉन वाले, कि ये उनके लिए कर दें, और तिजोरी की चाबी अपने पास ही रखेंगे। मतलब क्या होता है कि बमन जो है भगवानों की रचना करते चले जाएंगे। इन्होंने जैसे आजकल एआई के जमाने में अब देखा जाए तो कुछ कुछ न्यूज में मैंने रिसेंटली सुना भी था कि कुत्ता बाबा बना दिया, खंबा बाबा बना दिया। तो ये बमन ट्रेडिशन का सिस्टम होता है ये वाला। इसको हमें समझना होगा कि समर ट्रेडिशन और बमन ट्रेडिशन होते क्या है। तो इसमें क्या होता है, खुद को भगवान का ठेकेदार बना लेता है बमन, यानी वो मिडिल मैन बन जाता है। एक तरफ भगवान, एक तरफ भक्त, और वो मिडिल मैन। तो उसमें क्या होता है कि भक्त को तुच्छ बताने की कोशिश करते हैं, हीन बताने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हैं कि भगवान सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है, सबसे आगे है। और जो हम हैं, हम कुछ भी नहीं है, हम तो तिनका मात्र, हम कुछ भी नहीं है। तो जैसे जैसे हमारे दिमाग में, हमारी पीढ़ियों में ये पता चलता चला जाता है कि हम लोग तुच्छ हैं, कुछ भी नहीं है, तो हम अपना हिस्सा मतलब मांगना छोड़ो, छीनना भी क्या, और मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं सीधे सीधे अपने हिस्से को, क्योंकि हम अपने आप को इतना तुच्छ समझ लेने लगते हैं। तो सिंपल सी बात तो ये है कि जो इन सब चीजों से उबरना है, तो उसके लिए एक तो पढ़ना पड़ेगा। तो अगर पढ़ेंगे तभी अड़ेंगे। जैसे बाबा साहब ने कहा कि पढ़ना पड़ेगा, अड़ना भी पड़ेगा, और एक साथ खड़े रहना भी पड़ेगा। अगर ये कर सकते हो तो अपना हक ले जाओ, वरना पड़े रहो। केवल समर संघ और उसके 10 विनय ही जो है रास्ता है, इस चीज का सीधा रास्ता है, और जीतने की गारंटी है। क्योंकि मैं बहुत सारा लिटरेचर पढ़ता रहता हूँ, बहुत सारा हिस्ट्री पढ़ता रहता हूँ। तो जो सिस्टम मैंने 10 विनय में जो देखा समर संघ में, तो उससे मैं अभी अपने हिसाब से कह सकता हूँ कि हाँ, यही एकमात्र रास्ता है। अगर इस रास्ते को चुनते हैं और हम अपने सिस्टम में सारे विनय को पालन करते हैं, पूरे के पूरे 10, तो पक्की गारंटी है कि फायदा होने ही वाला है। लेकिन जैसे अपने अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा हमें। ईगो मतलब जो व्यक्तिवाद की निशानी है, हमें संघवाद पे आना पड़ेगा, मतलब खुद को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि ये मामला जो है अपने फायदे का नहीं है, केवल अपने खुद के फायदे का नहीं है, अपनी खुद की जनरेशन के फायदे का नहीं है, इवन अपने बच्चों के फायदे का भी नहीं है। बात है अपने बच्चों के बच्चों की। क्योंकि जो सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम, वो इस समय ऑलरेडी बहुत पावरफुल हो चुका है। उन्होंने हमारे ही लोगों को फायदा, हमारे लोगों को अपने साथ चिपका के खुद ही मुट्ठी बना रखी है, और हमारी लगा रखी है एक तरह से देखा जाए तो। अगर देखा जाए तो, अगर जैसे कभी कोई पूछता है आपसे आप कौन हो, तो आपका वो एक्चुअली जाति जानने की कोशिश करता है कि आप किस जाति के हो। वो आपको हीन बनाने की, हीन दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं ऊपर हूँ। ये एक्चुअली ये भारत में बहुत तेजी से मतलब फैला। आई थिंक ये 300 शताब्दी 1300 शताब्दी तक एक बार को ओके था, उसके बाद तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब हुई है जिस तरह से हुई है। तो अ, जैसे अगर हम पहले जाएं 300 बीसी पूर्व, जो ग्रीक के फिलोसफर थे मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका बुक लिखी, वहां पर भी जातियों का सिस्टम नहीं था। उन्होंने जातियों का वर्णन नहीं किया है। उन्होंने जो है वेद और वर्णाश्रम सिस्टम का तो बात की है, लेकिन जातियों का और उसका सिस्टम नहीं किया। इसका मतलब जो हम 6743 जो जातियां हैं, लगभग इतनी जातियों में आपस में जो शादियां नहीं होती हैं, आपस में जो इकट्ठा नहीं रहते हैं, अब हम यानी अब हम बिखरे हैं जाके, पहले से पहले नहीं थे, अब हम जाके ज्यादा बिखरे हैं। तो ये है कि अगर मान लो कोई आपसे पूछ रहा है कि आप कौन हो, तो आप उसको सीधे सीधे बोल सकते हो आप कौन हो, हम तो समण है। क्योंकि समण बोलकर आप उसके पैर उखाड़ सकते हो, ये सच्चाई है, यही इतिहास है, और वो आगे जाके खोदेगा तो उसमें यही चीज निकलेंगी। तो ये एक्चुअली दो ही सभ्यताएं होती थी पहले। जैसे ओशो की लिटरेचर में भी लिखा हुआ है कि पहले दो ही संस्कृतियां हुआ करती थी, एक समण और एक वमन।
तो समण जो ट्रेडिशन होता था समण, और दोनों में ही भगवान वर्ड का चलन रहा है। एक तो भगवान करके रहा है, एक भगवान करके चलन रहा है। लेकिन जो है समण सिस्टम में जो भगवान का अर्थ है वो है सत्य की खोज करने वाला, या वो भाग्यशाली जिसको कि जो है सत्य सत्य जिसने पा लिया है। लेकिन उनके सिस्टम में भगवान का मतलब अलग है। भगवान का मतलब होता है सृष्टा जिसने दुनिया रची है। और समण सिस्टम क्या होता है? समण सिस्टम में ये माना जाता है कि दुनिया एक नियम से चल रही है, न कि एक सृष्टा से। कोई बनाने रचयिता वाला नहीं है सिस्टम, ये कॉस्मिक वेव की दुनिया है, इससे चल रही है दुनिया। तो लॉ को मानने वाले लोग हैं वो समण लोग हैं। और जो रचय करता है कि हाँ इसने कुछ किया है, क्योंकि अगर हम एक बार ये मान लें कि किसी ने दुनिया रची है, तो उसको किसने रचा है और फिर उसके रचने वाला कौन है। तो कुल मिला के अगर हम उस पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पाएंगे कि आखिर ये कहाँ तक है भाई। किसी ने अगर दुनिया रची है तो वो उसको खुद को किसने रचा है, फिर वहां पर क्वेश्चन अटक जाएगा। तो इसीलिए जो समण सिस्टम है वो लॉ पे चलता है। लॉ मतलब कॉस्मिक वेव की दुनिया है, और जो नियम है साइंटिफिक नियम है उन पर चलता है। जैसे जैसे साइंस ने नियम खोजना शुरू कर दिया है, उस तरीके से वो उनको वो उस पर चलता जाता है। तो जैसे समण वर्ड आपने देखा होगा, समण का जो है अगर आप हिस्ट्री या लिटरेचर में देखेंगे तो समण का मतलब होता है सीकर्स, जो है जो ट्रुथ की खोज करते हैं, सीकर्स। तो सीकर्स एक्चुअली इसका मतलब है कि कोई भी चीज 100% ऑलरेडी हम लोगों ने खोज करके रख नहीं रखी है। इसका मतलब है सीकिंग स्पिरिट इज स्टिल गोइंग ऑन, हम आगे भी सीख करते जा रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं, खोजते जा रहे हैं। जो जो चीजें हमें नहीं पता हम उसको ढूंढते जा रहे हैं, वही हमारे लॉ और उसका सिस्टम का मेन सिद्धांत है। अच्छा, ये जो है अगर कोई बोले कि समण जो है बुद्ध ने नहीं कहा, तो ये तो क्लियर कट है कि बुद्ध ने भी स्वयं को समण बताया। इस पृथ्वी पर जब गौतम बुद्ध ने स्वयं को श्रमण बोला है, और तो और मैंने कई लिटरेचर पढ़े, उसमें लिखा है कि लिखा क्या है उसमें, जितने भी बुद्ध हुए, जिन लोगों ने खुद को बुद्ध बताया, उन्होंने अपने आप को भी श्रमण लिखना शुरू किया। एक्चुअली कुछ लोगों ने श्रमण बोला, कुछ ने समण बोला, है ना। लेकिन जैसे संस्कृत में वमणों ने समण को श्रमण कर दिया। तो आपने देखा होगा कुछ कुछ कहानियों में बुद्ध को श्रामणेर बोलते हैं, श्रामणेर। तो ये जो है ये पैटर्न, और ये वमन समर सिस्टम वाला पैटर्न ऐसा नहीं है कि आज का या अचानक नया आया। ये बहुत ही ज्यादा पुराना है, और जब जब आप इसमें इसमें जाओगे, तब तक सामने वाले के पक्का पक्का पैर उखड़ जाएंगे, क्योंकि सामने वाले की जो सोच है वो सिर्फ जातियों में या छोटी छोटी सोच है वहीं रहेगी, और वो जैसे से आप उखाड़ते जाओगे तो वो डर के भागेगा, क्योंकि या तो उसे समण बनना पड़ेगा या वमन बनना पड़ेगा। वमन बना तो वो अल्पमत में रह जाएगा, क्योंकि वमन की जो है संख्या बहुत कम है। और वमन जो है एक झूठ और मक्कारी पे आधारित सिस्टम है, जो इसकी वजह से उसे दूर भागना पड़ेगा। झूठ के पैर नहीं होते, है ना, इस तरह से बोलते हैं। और सच अपने आप में मजबूत होता है। सच नॉट ओनली कि हम सच के साथ खड़े हैं, बल्कि हम संख्या बल भी में भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए डरने की और उसकी कोई बात नहीं, बस ये है कि हम संख्या बल होने के बाद भी हमारा संख्या बल जुड़ के इतना भी नहीं हुआ है कि वमन उसको टक्कर ले सके। तो हमारा संख्या बल मान लो 90% पर है, और वो 10% पर है, तो उनमें शुद्ध जो है हार्डली 3% लोग हैं जो जो ज्यादा जुड़े हुए हैं। अगर 3-4%, तो हम 90 में से अगर 3-4% भी जुड़ गए तो काफी है, मतलब उनको उखाड़ने के लिए। इतना भी उतने में भी वो उखड़ जाएंगे, क्योंकि बाकी तो फिर माहौल की बात होती है। तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है। जैसे मैंने और भी कुछ रिसर्च करी थी, तो जापान में जो है जो बुद्ध हुए जापान में या कोरिया साइड में या चाइना में, उन लोगों ने अपने आप को श्रमण वर्ड नहीं दिया है। उनके लिटरेचर में शमोन करके है, SHAMON करके है। कुछ जगह ऐसे MON भी लिखा हुआ है। तो जैसे बंगाली में बंगाली हो जाती है ना, इस तरह से उनके वर्ड में MON हो गया है। और कुछ जो है शमन करके बना है, SCT वाला जो सा होता है शमन। तो वो क्या होता था कि पहले के टाइम में जो फिलोसफर होते थे मेगास्थनीज के टाइम में, तो उन लोगों से ज्ञान लिया जाता था, जानकारी ली जाती थी, काउंसलर भी होते थे बहुत से। तो उनको भी शमन बोला जाता था। तो आज के टाइम में जैसे आप साउथ कोरिया जाएंगे, तो साउथ कोरिया में जो शमन वर्ड यूज करोगे, तो वो उनको मानते हैं जो कि भविष्य को बताते हैं, जो भविष्य दिखाते हैं। जैसे हमारे टैरो कार्ड रीडर होते हैं ना, उस टाइप के। तो वो लोग जो है माहौल को देखते हैं, सिस्टम को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसके बाद बताते हैं कि भविष्य में ये ऐसा होने वाला है। तो इस तरह की प्रणाली भी रही है। लेकिन श्रमण वर्ड यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि ये संस्कृत के सिस्टम में था, तो आगे ये बढ़ा नहीं है। और इसीलिए जो उच्चारण है वो आगे चल के शमन, श्रमण, शोमोन ऐसे हो गया। लेकिन जो पाली का हमारा जो मेन है, जो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो समण ही है। तो समण, जब जब आप समण वर्ड पे ध्यान देंगे, तो आपको लगेगा कि ये जो है यही हिस्ट्री, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर देखा जाए तो यही रहेगा। अच्छा, वमन नाम से कोई एक्चुअली सिस्टम था ही नहीं। भले हम इसे कल्चर ट्रेडिशनल बोलते हैं, लेकिन वो समणों का जो जो वर्क था उसका जो उल्टा करते थे, वो अपने आप ही वमन वर्ड मिल गया उनको। हमारे समण सिस्टम से वमन मिल गया। तो समन वर्ड की पहचान आते ही जैसे जातियों की पहचान धूमिल हो जाती है, तो हमारे समन संघ में हम जातियों का अभ्यास नहीं करते। इसीलिए अगर हम समन शब्द पर टिके रहेंगे तो जातियां धीरे धीरे खत्म होंगी। आपस में जो जातियां हैं, इनमें आपस में शादी व्यवहार चाल चलन शुरू होगा, है ना। और अच्छा व्यवहार रहेगा, एक दूसरे की सहायता कर पाएंगे, एक साथ मिलकर रह पाएंगे। अच्छा, समर सभ्यता के दौरान जो जैसे जातियों का अस्तित्व नहीं था, ये तो क्लियर हो गया अभी सभी लोगों को, है ना। उसके अलावा वहां पर क्या था कि वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम था। ऐसा नहीं था कि एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप पर ओवर पावर करे। ये भी मतलब लिटरेचर में क्लियर कट लिखा है कि कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं था जो एक दूसरे को ओवर पावर करे। बारी बारी से लोग जो है एक ग्रुप में अपने अपने लोगों को किंग बनाते रहते थे, और अपने एक दूसरे का ध्यान रखते रहते थे। ये सब हमें इतिहास टटोलने पर मिलता है। और
थोड़ा सा मैं और भी कुछ कुछ जैसे स्टडी करी थी, तो उसमें ये पता लगा कि समन सिस्टम में गुरु शिष्य की परंपरा होती है, मेंटर एंड डिसाइपल वाली। मतलब इसमें होता ये था कि हर गुरु ये चाहता है, क्योंकि संघवाद, जैसे हम संघ में संघवाद बोलते हैं, व्यक्तिवाद नहीं संघवाद। तो संघवाद कैसे निकलेगा? वो इसी परंपरा से निकलेगा, गुरु शिष्य की परंपरा से। हर गुरु जब ये सोचेगा कि मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकल जाए, तब जाके जो है गुरु अपने आप को सार्थक समझ पाएगा। और यही परंपरा समणों की रही है कि गुरु अपने आप को तब सार्थक माने कि उसका चेला उससे भी आगे निकल जाए। उससे आगे निकल जाने का मतलब क्या होता है? मतलब यह है कि उससे उसे मतलब पीछे छोड़ने का मतलब है कि जो ज्यादा लोगों को सत्य को पहुंचाए, मतलब सीकर्स बने, समण बने, मतलब सीकर्स बने, ट्रुथ का सीकर्स बने। तो ज्यादा लोगों तक जो सत्य पहुंचाए, ज्यादा घरों में जो को दुख से बचा ले, जो ज्यादा लोगों को सामर्थ्यवान बनने की राह दिखाए, वो जो शिष्य है, वो जो है परंपरा, जो है गुरु शिष्य की परंपरा समण की सिस्टम में रही है। दूसरी तरफ जो वमन सिस्टम है, वो वहां पर गुरु शिष्य की परंपरा नहीं रही है, वहां पर जो है डेटी एंड फॉलोअर्स की फॉलोअर्स का मेथड ट्रेडिशन चलता है वहां पर, डेटी एंड फॉलोअर्स। डेटी एंड फॉलोअर्स ऐसे समझ सकते हैं कि एक भगवान है और भक्त है। इस तरह के जो सिस्टम है ये इसमें था, वमन सिस्टम में। उसमें क्या होता है, वही जैसे मैंने पहले बताया था, एक भगवान रहेगा, सृष्टा रहेगा है, और बाकी जो है भक्त वो उसका सिर्फ अनुसरण करेंगे, वो हमेशा फॉलो रहेंगे। फॉलोअर कभी भी जो है भगवान से आगे नहीं निकल पाएगा। बस फॉलोअर को फॉलोअर होने का, भक्त को भक्त होने में ही उसको अच्छा बताया जाएगा कि तुम अच्छे वाले भक्त हो, और इसीलिए भगवान तुम्हें प्रसन्न होते हैं। और जो वमन होगा वो इस सिस्टम में, इस सिस्टम को रखेगा तो सही, लेकिन अपना स्टेटस वो कहाँ रखेगा? अपने आप को वो एक मिडिल मैन में रखेगा, यानी वो कनेक्टिंग करने वाली कड़ी बनेगा, यानी भगवान और भक्त की जो कड़ी जोड़ता है वो इस तरह से बनेगा। तो हमने देखा होगा यहाँ पर चल रहा है बहुत सारे बाबा और फॉलोअर्स, जो बहुत सारा सिस्टम चल रहा है ये मार्केट में, मतलब बहुत ही ज्यादा चल रहे हैं। तो वो वही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, यानी वमन सिस्टम जो है को सत्य की खोज से तो एक्चुअली कुछ लेना देना है नहीं। झूठ और मक्कारी के सहारे ये अपना जीवन चलाने की इनकी जो आदत है, वो उसी उसी में चल रहे हैं। अच्छा, झूठ और मक्कारी दोनों को फैलाने के लिए दिमाग तो लगता है ना? लेकिन मेहनत भी कम है, दिमाग लगता है, मेहनत कम है, लेकिन रिजल्ट उनका बहुत ज्यादा आया है। अच्छा, समन सिस्टम में क्या है कि मेहनत बहुत ज्यादा है, यानी पढ़ना पड़ेगा, एकजुट रहना पड़ेगा। तो समन सिस्टम में मेहनत ज्यादा है और रिजल्ट और भी ज्यादा है। मतलब रिजल्ट मतलब बहुत ही ज्यादा है, काफी टाइम तक स्टेबल रिजल्ट है अगर हम इसको फॉलो करते हैं। और इसका जो है उदाहरण देखा जाए तो अशोक, जो अशोका है, सम्राट अशोका, महासम्राट, उन्होंने भी मतलब करके दिखाया है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमें मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई शक नहीं कि हम कम मेहनत से तो काम चलेगा नहीं। लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन इतना पक्का है कि रिजल्ट हमें बहुत ज्यादा मिलेगा और बहुत स्टेबल मिलेगा, और लोगों ने देखा है कि स्टेबल मिला भी है अब तक रिजल्ट, जब जब जुड़े हैं तब तब जीते भी हैं। तो देखिए, झूठ और मक्कारी तो कभी खत्म होने वाली नहीं। ये भी एक सत्य है जो कि हमें मान के रखना पड़ेगा। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि सर्वजन, कभी भी बुद्ध ने सर्वजन नहीं बोला है, हमेशा जो सिस्टम बताया है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सुखाय का सिद्धांत फॉलो किया है। वो इसीलिए किया है कि उन्हें पक्का पता है कि 100% जो है झूठ और मक्कारी कभी खत्म हो ही नहीं सकती। जैसे आपने ऑल इंडिया रेडियो का लोगो देखा होगा, तो ऑल इंडिया का मतलब पूरे ऑल इंडिया को जो ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, तो उन्होंने भी अपने सिंबल में लिख रखा है जो लोगो है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो हम जो उस टाइम में जब बुद्धिज्म को अपना रहे थे, या बुद्धिज्म के कुछ कुछ प्रतीकों को अपनाया था संविधान बनते समय, तब की चीजों में अगर देखा जाए तो बुद्धिज्म का इनपुट आज है, और वो वहीं से लिया हुआ है। अच्छा, ये जो है मैंने कुछ कुछ चीजें बताई, इसमें मैगस्थनीज की चीज बताई कि जैसे कि सात तरह की ही सिस्टम हुआ करते थे पहले, जातियां नहीं होती थी, जैसे 6700। तो इसमें से मैं कुछ कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे फिलोसफर होते थे, फार्मर्स होते थे, जो किसान होते थे, है ना? और हर्ड्समैन होते थे, जो भेड़ बकरी गाय को संभालते थे। कुछ हथियार बनाने वाले लोग होते थे, जो कुछ लड़ने वाले लोग होते थे। तो इन्होंने बस इसी तरह से कैटेगराइज किया है, ऐसा नहीं बताया है कि पर्टिकुलर ये वाली जाति है, वो जाति है, इसमें ये शादी करनी चाहिए, ये रीत रिवाज अपनाने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं आया है यहाँ पर। इवन स्लेवरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उस टाइम में सोचो आप, मतलब विश्वास नहीं करेंगे कि अमेरिका जैसे देश में स्लेवरी कितने टाइम बाद खत्म हुई है। अब्राहम लिंकन ने जो है स्टैंप लगाया, उसके बाद मार्टिन लूथर किंग, ये सभी लोगों ने कितना संघर्ष किया है। और हमारी अगर सभ्यता देखी जाए, समर सभ्यता, तो हम डेमोक्रेसी को कब से पालन करते आ रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता उस टाइम से, समर समर सिस्टम से तब से करते आ रहे हैं। और तो और हमारे यहाँ कोई स्लेवरी थी नहीं, मतलब और लेडीज जेंट्स सबकी वैल्यू भी थी। तो हम तब से चीजों में सिस्टम में, लेकिन हमने क्या करा है कि हमने अपने जो है सिस्टम में धीरे धीरे दूसरों की कहानियां सुन सुन के अपने आप को वीक करते चले गए। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये इन चीजों से हम थोड़ा दूर रहें। हम लॉजिक और नॉन वायलेंस के रास्ते पर हमेशा रहें। लॉजिक और नॉन वायलेंस और ट्रुथ, इन चीजों को पकड़ के रखना पड़ेगा। नॉन वायलेंस क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी महासमर हुए हैं, अब बुद्ध को ले लीजिए, चाहे बाबा साहब को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, या दूसरे कंट्रीज में जो समर थॉट प्रोसेस को रखते हैं उनको ले लीजिए, हम हमेशा उन लोगों ने, जो जिन लोगों ने जुल्म किया है ना, उनके खिलाफ भी उन लोगों ने वायलेंस को नहीं अपनाया है। जैसे मंडेला है, मंडेला, नेल्सन मंडेला है, उन्होंने, उन्हें 36 ईयर्स की जेल मिली थी, आई थिंक 28 ईयर्स तक वो जेल में रहे। उसके बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं व्हाइट लोगों को मारो, जब वो प्रेसिडेंट बने। तो ओवरऑल ये है कि हमारे जो महासमर है वो हमेशा नॉन वायलेंस पर फोकस करते हैं, मतलब अहिंसा और शांति और लॉजिक की बात करेंगे, रूल की बात करेंगे, लॉ की बात करेंगे, लॉजिक की बात करेंगे। तो ये हमारे ट्रेडिशन में रहा है, और यही ट्रेडिशन में बने रहना चाहिए हम लोगों को।
क्योंकि इसी से सत्य की खोज होगी, सत्य की खोज ही समण है, समण का मतलब समता में रमण करे, सत्य की खोज करे। तो ये चीजें हैं। अच्छा, हुआ क्या था कि पहले के टाइम में बहुत सारे रीति रिवाज बने, तो जो रीति रिवाज जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को ध्यान में रखते हुए बने, वो तो वर्कआउट हो गए। तो आगे चल के देखा गया कि कुछ रीति रिवाज जो है मतलब कुछ लोगों को दुखी कर रहे हैं, तो उनको बदला भी गया। लेकिन वमनों ने अपने रीति रिवाज उस तरीके से रखने नहीं दिए। उन्होंने क्या करा, उन्हीं रीति रिवाज, हमारे रीति रिवाजों में घुस गए अंदर, और उसके बाद उन्होंने अपने सिस्टम के हिसाब से खुद, जैसे मिडिल मैन जो मैंने बताया था, उस तरह से रख के उन्होंने कुछ भी करो, लेकिन उन्होंने उन रीति रिवाजों को बनाए रखा जिससे कि उनका घर और उनका पेट पलता रहे। देखो, उनकी कमी और उनकी गलती तो नहीं है, क्योंकि हर आदमी चाहता है मेरा बच्चा भगवान बन के रहे, तो वो उन्होंने जो करना था वो किया। तो किसी को कोसने से मतलब दुश्मनी मनाने से कोई फायदा नहीं है। प्रॉब्लम है कि अपनी खुद की, हमारी खुद की मुट्ठी नहीं बंधी है, हमारी खुद की एकजुटता नहीं है। यही हमारा सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम दूसरों के पाखंडों के बीच में फंसे हुए हैं, जबकि संख्या भी ज्यादा है। तो ये सब हमें सोचना होगा। दूसरे जो वमन, आपने देखा होगा कि आरक्षण, आरक्षण का क्या है, आरक्षण की गाली भी देंगे एक तो, है ना, और उसे बदनाम भी करेंगे। और तो और तमाम पाखंडों में देखा जाए, मंदिरों में, सब जगह देखा जाए, सब 100% खुद का रिजर्वेशन लेके रखेंगे। सरकारी नौकरियों में भी गरीबी के नाम पे उन्होंने आरक्षण ले रखा है। तो आप ये देखो, और उनकी संख्या से उन्होंने ज्यादा, मतलब खुद की ओवरऑल संख्या से ज्यादा उन्होंने गरीबी के नाम पे पूरा वैसे आरक्षण भी ले रखा है। उसके बाद भी वो आरक्षण को बदनाम क्यों करते हैं? वो इसलिए बदनाम करते हैं ताकि समान उसको छोड़ने पर तैयार हो जाए। वो सोचें कि नहीं नहीं, ये तो खराब है। खुद लेंगे सारा, दूसरों को इतना बदनाम करके इतना तुच्छ बनाएंगे ताकि वो सोचें कि यार हमें तो इस तरह से करना चाहिए। तो ये उनके तरीके होते हैं कि वो चाहते हैं कि आप अपने हक पे सोच भी ना पाओ, मतलब बिल्कुल किसी भी तरीके से ना जा पाओ। आप देखो कि एक दो बंदा मुश्किल से जब मैं था मतलब क्लास में और जगह, तो एक दो बंदा ही मुश्किल से आरक्षण से आता था, या कुछ लोग आ जाते थे, और वो आगे जाके बढ़ ही नहीं पाते थे। आप लोग अपने उसमें भी देखेंगे, खानदान में, घर में, और माहौल माहौल में, गाँव में, हार्डली एक दो करके ही निकल पाए। या आप लोग जो यहाँ पर जुड़े हुए, आप खुद ही देखोगे कि आप अपने आप में अकेले बंदे हो जो थोड़ा सा आगे बढ़ पाए हो। आपका पूरा समाज अभी भी वहीं की वहीं पड़ा हुआ है। तो ये चीजें हैं सोचने वाली, और लोग आपका एग्जाम्पल देके आरक्षण खत्म करने की कोशिश करेंगे, यानी आप बढ़ गए मतलब आपका पूरा समाज बढ़ गया, यानी आपका सारा सिस्टम बढ़ गया। बट ऐसा नहीं है, उनका पूरा सिस्टम समाज सब बढ़ा हुआ है। वो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। वो अपने आप को हमेशा कमजोर बता बता के कि नहीं नहीं, हमारे को बहुत अत्याचार हो रहा है, हम लोग नहीं हो पा रहे, तुम मत आओ, तुम मत आओ। तो ओवरऑल वो आपको पीछे रखना चाहते हैं, आपके हक को पूरी तरह से मार के रखने की बात है। तो ये चीजें हमें समझनी होगी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब हम जो कर रहे हैं समण संघ में, जो हमारा चल रहा है, एक तो हम क्लियर कट बोलते हैं कि केवल समण, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस सिस्टम में वमन घुसे और इसको क्रैक करने की कोशिश करे किसी भी तरीके से। हम नहीं चाहते कि जातिवाद का सिस्टम रहे जिससे कि गड़बड़ हो। हम नहीं चाहते यहाँ पॉलिटिकली सिस्टम में क्रैक्स आए, क्योंकि हम जैसे इतने सारे समय में कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकता है, कोई किसी चीज को कर सकता है। तो आपस में पॉलिटिकल सिस्टम में पढ़ के अपने आप को कमजोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए समर्थन कभी भी राजनीति में नहीं जाएगा, ये भी है, हम जैसे नियम के हिसाब से समझते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो राजनेता हैं उनको उनके काम के प्रति जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। जैसे जैसे समाज बढ़ेगा, जैसे जैसे समण समाज इकट्ठा होगा, वो जो भी राजनेता हैं, चाहे पार्षद हों, विधायक हों, मंत्री हों, या फिर एमएलए एमपी जो भी हैं, उनको उनके काम के प्रति मजबूर तो करेगा ही करेगा ना, क्योंकि हम सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। हमारे सिस्टम में जो हमें मिलना चाहिए, जो जो आधिकारिक सिस्टम है, जो अधिकार हैं, अगर वो नहीं मिल रहे तो वो तो बात करनी पड़ेगी, सच तो बोलना ही पड़ेगा, सच, और उससे तो पीछे नहीं हटेंगे। तो उनको जिम्मेदार, उनको तो बताना ही पड़ेगा। तो वो तभी बता पाएंगे जब आपके पास अपने खड़े होने की सामर्थ्य हो। आदमी खड़ा कब होता है? जब उसके साथ लोग होते हैं, जब जब वो मजबूत होता है, या उसे पता रहता है कि हाँ मेरे साथ मैं मजबूत हूँ, मेरे आसपास, मतलब मैं अकेला भी जाके थाने में एफआईआर लिखाऊंगा तो लिख लेगा, क्योंकि उसे पता है कि इसके पीछे पूरा सिस्टम खड़ा है। तो आपके पीछे अगर सिस्टम नहीं खड़ा है तो आपकी कोई नहीं सुनेगा, आपके पीछे सिस्टम खड़ा है तो आपकी सब सुनेंगे। आप अकेले भी कहीं जाएंगे तो शेर की जैसे दहाड़ते हुए जाएंगे, और पक्का पक्का जो चाहेंगे वो करा पाएंगे। तो ये चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि आज के टाइम में जो है सभी लोग अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर चाइना भी कर रहा है, इधर मुस्लिम नेटो कर रहा है, यूरोपियन नेटो कर रहा है, उधर अमेरिका भी कर रहा है, उधर रशिया भी कर रहा है। और हम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को सिर्फ हवाबाजी में और मीडिया में बना रहे हैं, बट एक्चुअल में हमारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। देखा जाए तो आई थिंक 259 लाख करोड़ का भारत भारत नंबर वन हो चुका है ऑलमोस्ट, इतने कर्ज में। इतना कर्जा भारत पे जा पड़ चुका है। तो हम सिर्फ अंदर ही अंदर अपने सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। और इसको अगर बचाना है, भारत को और पूरे सिस्टम को बचाना है, तो समझ समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा। और इकट्ठा होने के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी होगी। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो है वो नहीं जा रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, वो नहीं जुड़ रहा है, या वो समर संघ में योगदान नहीं दे रहा है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी हमारी अभी खुद की पीढ़ी की नहीं है, आगे आने वाली पीढ़ियों की है। कि और सभी को जो लाभ मिलता है वो अपनी पिछली पीढ़ी के कर्मों की वजह से मिलता है। जैसे बाबा साहब की वजह से यहाँ पर लाभ मिल रहा है, बुद्ध की वजह से हमें शांति और अहिंसा का मार्ग मिला। तो दूसरों के, बहुत लोगों के कर्म हैं जो हमें चुकाने हैं। और बिना उसके जो है, अगर हम ऐसे ही चले जाते हैं और अपने अपने ही परिवार को, अपनी ही जनरेशन को फिर से गुलामी की ओर धकेल देते हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप होगा।
और इस पाप को समझने की कोशिश करें आप सभी लोग। और संगठनों में और इसमें बंटने की जरूरत नहीं है। अपने संघ में आए, समर संघ में आए, कुछ बात है तो बात रखें, कुछ भी कमी लगे तो कमी की बात रखें, बट इकट्ठा रहें, जैसे भी रहना है इकट्ठा रहें। और जो ज्यादा काम करता है उसका ज्यादा, उसको उसके बारे में ज्यादा अपने आप ही पता लग जाता है। तो किसी से वो भी नहीं, द्वेष भावना भी नहीं रखनी चाहिए। जो ज्यादा काम कर रहा है उसको भी प्रोत्साहित करें, क्योंकि अगर हम एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो फिर हम कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। और वहीं घूमते रहेंगे, सालों साल मीटिंग करते रहेंगे, लेकिन वहीं के वहीं घूमते रहेंगे। हमें आंख बंद करके अपने सभी समन सिस्टम है, समन छोटी छोटी चीजें हैं, या फिर कुछ कुछ संगठन है, उनको भी हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। कि चलो ठीक है, तुम भी करो जो जो करना है, जो कर रहे हैं, जिस जिसको समझ में आता जा रहा है हम उन्हें संघ में लाते जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली संघ ही हिस्ट्री है, यही लिटरेचर है, यही सत्य है, यही कहीं भी खोदोगे आपको मतलब बिल्कुल एक्यूरेट यही मिलने वाला है। तो इसके बाद में मतलब मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं कुछ चीज, छोटी सी एक चीज बताता हूँ कि एक मैं रिसर्च कर रहा था, उसमें समन ट्री के बारे में जानकारी मिली मुझे। समन करके ट्री भी होता है, ये अफ्रीका के उसमें पाया जाता है, अच्छे अच्छे एरिया में पाया जाता है। इसका क्या है फंडा कि ये एक अम्ब्रेला के जैसे फैल जाता है पूरी तरह से। और इसको कुछ लोग रेन ट्री भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे दिन में जैसे बारिश हुई, तो जब भी बारिश होती है तो वो उसकी पत्तियां खुल जाती हैं और ऐसे करके पानी भर लेती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं पानी। और जब बारिश नहीं हो रही होती है, उस टाइम में जैसे रात के टाइम उसकी पत्तियां फोल्ड होती हैं, जिसकी वजह से पानी जो है नीचे जाता है। और इवन शाम के समय जो है धूप और थोड़ा हवा पानी दोनों ही नीचे भी मिलता है। तो जो समन ट्री होता है उसके नीचे जो है घास भी जो है सूखती नहीं है, घास भी हरी रहती है। तो हमें समन ट्री से हम कुछ कुछ शिक्षाएं ले सकते हैं, जैसे कि जो है हमें अपनी मैसिव कैनोपी बनानी पड़ेगी अम्ब्रेला के जैसे, बहुत बहुत बड़ा हुजूम बनाना पड़ेगा। हमें छाना पड़ेगा जैसे कि वो छा जाता है। दूसरा, जैसे वो एयर क्वालिटी को प्यूरिफाई करता है, इसी तरह से हमें समाज की गंदगी को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा लोगों के दिमाग से। और वो तभी पॉसिबल है जब हम पीछे चलते जाएं। पीछे बोले तो हमें शब्द पे जाना है, समर शब्द पे पीछे, हमें टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं जाना है। हमें समर शब्द पे पीछे जाना है, हमें लोगों के रूट्स बताने हैं कि हम सब एक हैं, हमारे सबके रूट्स एक ही हैं, हम सब समान हैं। और ये कुछ कुछ चीजें हैं, और मतलब आप कभी रिसर्च करें तो आपको भी अच्छा लगेगा समन ट्री के बारे में जान के। ये जो है खुद ग्रो होता है, बहुत फास्ट ग्रो होता है, और जो डिसीज और पेस्ट होते हैं उनको, उनसे प्रोटेक्ट करता है एनवायरनमेंट को। तो इतना ही मैं बताना चाहता हूँ, मेरा टाइम भी हो रहा है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑल ऑफ यू, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और सत्य के रास्ते पर खोजें, लॉजिक और नॉन वायलेंस के रास्ते पर हमेशा रहें। सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। समर सिंह जिंदाबाद, आप सभी जिंदाबाद। जुड़ेंगे वहीं जीतेंगे, और जहां जुड़े हैं वहीं जीते हैं। अभी यहाँ जुड़े हैं, यहीं जीत रहे हैं हम। तो यही यही मेरी प्रार्थना है। और अगर मेरे से बोलने में कुछ चूक हुई हो, डेफिनेटली जब हम बोलते हैं लगातार तो कुछ ना कुछ चूक हो जाती है, या किसी को दिल दुखाओ, तो उसके लिए समर संग मुझे माफ करे, समर संग मुझे माफ करे, समर संग मुझे माफ करे। थैंक यू।